सोचिए, अगर भारत का संविधान देश को चलाने का एक ग्रैंड प्लान है, तो इसकी अनुसूचियां क्या हैं? वो हैं इसके सबसे जरूरी ब्लूप्रिंट्स, वो बारीक डिटेल्स जिनके बिना ये पूरा का पूरा प्लान बस कागज पर ही रह जाता। तो आज हम संविधान के इन्हीं छिपे हुए लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सों यानी शेड्यूल्स को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर संविधान हमारा मेन मैनुअल है तो फिर इसके वो सबसे जरूरी अटैचमेंट्स कहाँ मिलेंगे जो असल में बताते हैं कि काम होगा कैसे? जवाब छिपा है अनुसूचियों में। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो यह अनुसूची या शेड्यूल आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि संविधान के आर्टिकल्स को सपोर्ट करने वाली डिटेल्ड लिस्ट्स और टेबल्स का एक कलेक्शन है। यही वो चीज़ है जो संविधान को सिर्फ एक आदर्श किताब नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल वर्केबल गाइड बनाती है। कानून का हर छोटा बड़ा पहलू इन्हीं में साफ साफ समझाया गया है। पर एक मिनट, आखिर इन अनुसूचियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? सब कुछ संविधान के मेन टेक्स्ट में ही क्यों नहीं लिख दिया गया? वजह सीधी सी थी, संविधान को साफ सुथरा और पढ़ने में आसान रखना था। अनुसूचियां क्या करती हैं? वो सारी जटिल और लंबी चौड़ी जानकारी को मुख्य हिस्से से अलग कर देती हैं। और मजेदार बात यह है कि जब संविधान बना था तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज 12 हैं। पता ये क्या दिखाता है? कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि समय के साथ बदलने वाला एक जीता जागता दस्तावेज है। चलिए अब उस पहली बड़ी चुनौती को देखते हैं जिसे अनुसूचियां सुलझाती हैं, और वो है शक्ति का बंटवारा। भाई, भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, यहां ये कैसे तय हो कि कौन सा काम कौन करेगा? ये सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल था। कानून बनाने की असली पावर किसके पास होगी? दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के पास या फिर राज्यों की अपनी सरकारों के पास? अगर ये बात साफ ना हो तो देश के कामकाज में तो हमेशा ही टकराव बना रहेगा। और इस सवाल का शानदार समाधान है हमारी 7वीं अनुसूची। इसने शक्तियों को 3 बिल्कुल साफ साफ सूचियों में बांट दिया। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, रेलवे, मुद्रा जैसे 7 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। फिर आती है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, कृषि जैसे 61 विषय हैं जो पूरी तरह राज्यों के अधिकार में हैं। और आखिर में है समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, वन जैसे 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यही वो बंटवारा है जो हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, शक्ति के बंटवारे के बाद अब आते हैं एक और बड़ी चुनौती पर। भारत की हजारों भाषाओं और बोलियों के बीच किसे पहचान दी जाए, किसे सम्मान दिया जाए? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 8वीं अनुसूची में। ये आज 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की इनक्रेडिबल कल्चरल डाइवर्सिटी का प्रतीक है। इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो है इसका सफर। देखिए, 1950 में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। फिर 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल हुईं। और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी जगह मिली। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना इंक्लूसिव है, कितना जिंदा है और समय के साथ नई पहचानों को अपनाता चलता है। अब आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर। ये कैसे पक्का किया जाए कि जो लोग इतने ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे? इसका जवाब है 3री अनुसूची, जिसमें हर पद के लिए शपथ यानी ओथ का फॉर्मेट दिया गया है। और ये कमाल का है क्योंकि ये दिखाता है कि हर पद की जिम्मेदारी कितनी अलग होती है। जैसे एक मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेता है क्योंकि सरकार की सेंसिटिव जानकारी को सुरक्षित रखना उसका काम है। वहीं दूसरी तरफ एक जज संविधान और कानून की रक्षा करने और बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने की शपथ लेता है। ये न्यायपालिका की आज़ादी को दिखाता है। तो बात यह है कि शपथ सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अपने कर्तव्य को निभाने का एक पक्का वचन है। अब चलते हैं भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या पर, दल बदल, यानी जब चुने हुए नेता फायदे के लिए अपनी पार्टी बदल लेते हैं। ये लोकतंत्र के साथ एक तरह का धोखा है। 1960s के दशक में तो ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आया राम गया राम का मुहावरा ही बन गया। इसकी वजह से सरकारें गिर रही थी, अस्थिरता पैदा हो रही थी और सबसे बड़ी बात, मतदाताओं का विश्वास टूट रहा था। तो इस आया राम गया राम वाली राजनीति से निपटने के लिए 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। ये स्लाइड साफ साफ बताती है कि किन ग्राउंड्स पर किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला, अगर कोई अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे।
दूसरा, अगर कोई पार्टी के निर्देश यानी व्हिप को ना माने। तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट जीता हुआ उम्मीदवार किसी पार्टी में शामिल हो जाए। और चौथा, अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद किसी पार्टी में चला जाए। ये कानून राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए एक बहुत मजबूत टूल है। तो आज हमने जो भी समझा उसका सार क्या है? यही कि संविधान की अनुसूचियां सिर्फ मामूली लिस्ट्स नहीं हैं, असल में यह हमारे शासन का प्रैक्टिकल ढांचा तैयार करती हैं। यही भारत की विविधता और फेडरलिज्म की गारंटी हैं, और यही वो टूल्स हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, जिस तेजी से भारत बदल रहा है, क्या हमें इन अनुसूचियों पर, इनके प्रावधानों पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है? क्या दल बदल कानून आज भी उतना ही असरदार है? क्या भाषाओं की सूची में और नाम जुड़ने चाहिए? सोचिएगा जरूर।